दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। पृष्ठ क्रमांक 1 से लेकर पृष्ठ क्रमांक 20 में तक प्रत्येक क्वेश्चन का अथवा सहित मैं आपको क्या है सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही, साथ ही ये क्वेश्चन को मैं आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। इससे पहले हिंदी, इंग्लिश का, इतिहास, राजनीति का बता दिए, अर्थशास्त्र का बता दिया है। तो आप क्या है एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है मॉडल पेपर सॉल्यूशन। ओके, साथ ही मैंने कुछ सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट भी बताए हैं, तो आप क्या है प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से आप देख लीजिएगा। चलिए हम दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। क्रम से क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर से कई क्वेश्चन एजेटेस आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं सही विकल्प। पहला है मानव भूगोल के कौन से उपागम में किसी प्रदेश के विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्रीय विभेदन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आदिकालीन निर्वाह कृषि कार्य कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो आ नंबर का। आदिकालीन निर्वाह कृषि कार्य कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक समुद्री मार्ग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। ओके, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है। तो 1.64% रही है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका जनगणना वर्ष 2011 में भारत की नगरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत रहा। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर का 31.16%। उत्तर भारत के राज्यों में रबी की फसल के रूप में कौन सी फसल बोई जाती है। तो इसका राइट आंसर सरसों की फसल बोई जाती है। तो ये आपके क्रम से सॉल्यूशन दिए हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कंप्लीट हो जाता है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसके बाद आ जाते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तान में दोस्तों हमारा पहला है अमूल्यवादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए डेड्रेस सिद्धांत का इस्तेमाल किया। तो मार्क्स के सिद्धांत का इस्तेमाल किया। तो उसका राइट आंसर मार्क्स किया। मार्क्सवादी लिख सकते हैं, मार्क्स के सिद्धांत का। ओके, मार्क्स सिद्धांत का क्या इस्तेमाल किया। नेक्स्ट दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग दो प्रदेशों में सघन है, जिसका नाम है आपका अर्जेंटीना के पंपास और ब्राजील के हो जाएगा दोस्तों आपका फाजेंडा। ओके, तो फाजेंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है। तो दिल्ली का मतलब पूछा जा रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का। भारत में नगरों का अभ्युदय डेडेस काल में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा मध्यकाल में हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन डेडेस राज्य देश का आधे से अधिक ज्वार उत्पादित करता है। तो महाराष्ट्र का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर पंजाब में डेडेस बांध से निकली है। तो हरिके बैराज से। ओके, तो राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका हरिके बैराज। कंप्लीट हो जाता हमारे दोस्तों रेगिस्तान। आगे देख लेते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्ता से पहला है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के पहले चरण में प्रजननशीलता और मृतता दोनों में काफी गिरावट आती है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ये आपका क्या है असत्य। ओके, तो पहला वाला दोस्तों आपका असत्य है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उपज कम होती है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रभावित होती है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अनाज उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा, प्रथम स्थान पर नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैंगनीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो ये दोस्तों हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुरानी पत्तनों में से एक है। तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। अब इसके बाद हम दोस्तों देख लेते हैं सही जोड़ियां। इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी दे है। पहला है सर्वाधिक मूंगफली उत्पाद राज्य। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा गुजरात। और द्रविड़ भाषा परिवार ये हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार हो जाता है। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1951 से 81। तो तीसरा नेक्स्ट है आर्यभट्ट हो जाएगा दोस्तों आपका, ये आपका 7 नंबर वाला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है, कृषि है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। राइट आंसर क्या लिखना है डॉक्टर महबूब उल हक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिंगापुर और होनोलुलु किस प्रकार के पत्तनों के उदाहरण हैं। तो ये हमारे क्या प्राकृतिक पत्तनों के उदाहरण हैं। ओके,
प्राकृतिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में गेहूं के 2 शीर्ष उत्पादक राज्यों के नाम बताने हैं। भारत के ऐसे कौन से 2 राज्य हैं क्योंकि जो है सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करते हैं, 2 आपको बताने हैं। तो हो जाएगा आपका एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका लिख सकते हैं पंजाब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या की किस प्रावस्था में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1901 से लेकर, तो हो जाएगा 1901 से 1921। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहां से कहां तक है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। तो ये आपका इसका आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, उसका विस्तार कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में से प्रत्येक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा अथवा शायद बताऊंगा, और जिस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। देख लेते प्रश्न क्रमांक 6 है मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम लिखिए। अथवा क्वेश्चन है एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो देख लेते हैं कंप्लीट दोस्तों सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया गया है। तो मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम लिखना है। तो मानव भूगोल के आपके क्षेत्र कौन कौन से हैं या शाखाएं कह सकते हैं, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, आकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। अथवा हमारा क्वेश्चन पूछा था एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की आपको परिभाषा देनी है। तो एलन सी सैंपल के अनुसार क्या है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। ओके, बस 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 लाइन में आपको हर टॉपिक आपको बताते जाना है। ओके, हर क्वेश्चन बताते जाना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के 2 समूह कौन से हैं। अथवा का क्वेश्चन है थॉमस माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, वही 2 पूछे जा रहे हैं। एक तो आपका प्रतिकर्ष कारक होता है, अपकर्ष कारक होता है, बस यही है। बाकी दोस्तों मैं आपको जब इंपॉर्टेंट बता रहा था तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक कौन कौन से हैं, याद करके रखिएगा। कई बार आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक लिखिए, प्रवास के अपकर्ष कारक लिखिए। बोर्ड एग्जाम में इस बार से क्वेश्चन आ चुका, तैयार करके रखना है। थॉमस माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत पर पूछा जा रहा है, क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। क्योंकि 2 लाइन में आपको क्या तैयार करके रखना है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि की दर भरण पोषण के साधनों में होने वाली वृद्धि की दर से सदैव आगे रहती है। यानी जो जनसंख्या वृद्धि की दर है ओके, जितना संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं उनकी दर से क्या हमेशा ज्यादा रहने वाली है। उनका कहना था कि मनुष्य की जनसंख्या उस दर से की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर पर मनुष्य के भरण पोषण के साधन जैसे भोजन, कपड़ा और अन्य कृषि उत्पाद बढ़ रहे हैं। जिस स्पीड से क्या है जनसंख्या बढ़ रही है, उस स्पीड से क्या है भरण पोषण के जो साधन है, भोजन, कपड़ा और अन्य कृषि उत्पादन, वो नहीं बढ़ पा रहा। ओके, तो यही मेहनता का है थॉमस माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। लिखना किस प्रकार से, सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो आप क्या यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन आ जाता है मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं। अथवा हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनसंख्या घनत्व तो किसे कहते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ आपके कौन कौन से हैं, तो क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जनसंख्या घनत्व तो किसे कहते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जब हम क्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसके सूत्र किस प्रकार से होता है, जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र। ओके, कोई भी एरिया है उस एरिया में रहने वाले, अगर हमें उस एरिया का क्या है जनसंख्या घनत्व निकालना है, तो उस एरिया की जितनी भी जनसंख्या है ओके, उसमें हमें क्या है उसके कुल क्षेत्र का भाग लगा देना है, हमारा जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। सिंपल दिया हुआ है, पेपर में भी जितना जिस हिसाब से लिखना है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है जो मैं आपको मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहा हूँ पूरा A to Z तैयार हो चुका है, टाइप करके तैयार किया गया, आप देख ही रहे हैं। इसकी PDF चाहिए है तो आपको क्या है 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप क्या है क्लास 12 जियोग्राफी सब्जेक्ट की MP बोर्ड एग्जाम 2025 की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर PDF नोट्स ओके, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, मतलब पूरा मटेरियल तैयार करके आप क्या है हाई स्कोर कर सकते हैं। ओके, अपने 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं जियोग्राफी के पेपर में। तो आपको क्या है क्लास 12 जियोग्राफी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन आप कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 9वां है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली क्रियाकलापों के नाम लिखिए। अथवा क्वेश्चन है
गहन निर्वाह कृषि किन प्रदेशों में की जाती है, इसके प्रकार लिखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली क्रियाकलाप बतानी है। तो जीवन यापन के लिए मानव द्वारा अपनाए जाने वाले वे व्यवसाय जिनका सीधा संबंध भौतिक पर्यावरण से होता है प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। बाकी प्राथमिक क्षेत्र की यहाँ परिभाषा नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी आपको बता देना, तैयार करके रखना है। सिंपल है, जीवन यापन के लिए जब मानव क्या करता है, वो व्यवसाय जिसे सीधा संबंध क्या है, भौतिक पर्यावरण से होता है, पर्यावरण से संबंध होता है, संबंधित होता है, वो आपका क्या है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय में वनों का संग्रहण, आखेट करना, मछली पकड़ना, कृषि करना, खनिज निकालना आदि है। ओके, नेक्स्ट अथवा में हमारा क्वेश्चन है, गहन निर्वाह कृषि किन प्रदेशों में की जाती है, इसके 2 प्रकार लिखिए। तो इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार हैं, एक तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, एक चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। नाम ही में पूरा आप समझ सकते हैं, चावल प्रधान जिसमें क्या है, मुख्यतः चावल की खेती होती हो। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है एवं अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार क्या हो, छोटा होता है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में क्या है, मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावचन जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्राय संभव नहीं होता है। तो ये आपका दिया हुआ है गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र के आपको दिए हुए प्रकार तैयार करके रखिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 10वां है, जनसंख्या संगठन से क्या आशय है। अथवा क्वेश्चन है, कायिक जनसंख्या, कायिक घनत्व तथा कृषि घनत्व किसे कहते हैं। समझ लेते हैं, जनसंख्या संगठन से क्या आशय है, तो देख लेते हैं। किसी देश या प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या में स्त्री पुरुषों की संख्या, लिंग अनुपात, आयु वर्ग संरचना, उनके व्यवसाय, शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा तथा आवासों के आधार पर दूसरों से पृथक विशिष्ट जनांकीय विशेषताओं का जनसंख्या घनत्व जनसंख्या संगठन कहलाता है। जनसंख्या संगठन में ओके किसी जो भी एरिया है उसमें स्त्री पुरुषों के हर चीज से लिया जाता है, लिंग अनुपात भी लिया जाएगा, ओके आयु वर्ग संरचना भी ली जाएगी, एज भी लिया जाता है, उनका क्या कर रहे हैं, ओके व्यवसाय भी लिया जाता है, शिक्षा का स्तर क्या रहने वाला है, जीवन प्रत्याशा, आवासों के आधार पर, हर प्रकार से इसमें क्या एनालिसिस किया जाता है उस एरिया के लोगों का, वो आपका क्या कहलाएगा, जनसंख्या संगठन। आगे अथवा में हमारा क्वेश्चन है, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व आपसे पूछा जा रहा है। तो कायिक घनत्व क्या होता है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि के अनुपात को क्या है प्रदर्शित करता है। कायिक घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या और बटे हो जाएगा आपका कुल कृषि योग्य भूमि। नेक्स्ट हमारा कृषि घनत्व। कृषि घनत्व क्या है, किसी प्रदेश का कृषि घनत्व उस प्रदेश की जनसंख्या तथा कुल कृषि योग्य भूमि के अनुपात को दर्शाया जाता है। तो ये आपका रहता है कृषि घनत्व। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 11वां है, भारत की ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। अथवा क्वेश्चन है, भारत के कोई 2 प्राचीन नगरों के नाम लिखिए। तो भारत की ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार कौन कौन से, गुच्छित होता है आपका, फिर अगुच्छित और अर्धगुच्छित होता है, फिर पल्लीकृत होता है और फिर आपका आ जाता है एकल। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार करके करना है। भारत के 2 कोई प्राचीन नगरों के नाम, तो मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर, इस प्रकार से नाम थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न 12वां, निबल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं। अथवा क्वेश्चन है, फसल गहनता की गणना किस प्रकार से की जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निबल बोया क्षेत्र किसे कहते हैं, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है निबल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। सिंपल है, वह ऐसी भूमि जिस पर क्या फसलें उगाई जाती हैं और काटी जाती है निबल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। आगे देख लेते हैं। अथवा हमारा क्वेश्चन है, फसल गहनता की गणना किस प्रकार की से की जाती है। तो फसल गहनता की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। फसल गहनता बराबर होता है सकल बोया गया क्षेत्र गुणे 100 बटे हो जाएगा आपका निबल बोया गया क्षेत्र। ये होता है आपका फसल गहनता का फॉर्मूला। तो याद करके रखना है, क्योंकि सूत्र एक बार से पूछेगा किस प्रकार से की जाती है, यानी सूत्र आपसे पूछा जा रहा है फसल गहनता की गणना के लिए। तो ये आपका सूत्र होता है सकल बोया गया क्षेत्र गुणे 100 बटे होता है आपका निबल बोया गया क्षेत्र। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 13वां है, नमामि गंगे कार्यक्रम के 2 उद्देश्य लिखिए। अथवा हमारा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के स्रोत के नाम लिखिए। तो देख लेते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के 2 उद्देश्य में पहला है शहरों के सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराना, जिससे गंदा पानी क्या है जल स्रोत में ना मिले। मतलब क्या है, शहरों का जो गंदा पानी होता है उसको क्या है उसको व्यवस्थित करके क्या है करना है। ओके, जिससे क्या है जो, क्योंकि अक्सर क्या हो जाता है जो गंदा पानी है शहरों का वो क्या है जलाशयों में डाल दिया जाता है, तो उसको हटाकर जलाशयों में न डालकर उसकी उचित व्यवस्था करना। दूसरा है नदी के किनारों पर वनीकरण करना, जिससे क्या है जैव विविधता में क्या है वृद्धि हो। अथवा क्वेश्चन है जल प्रदूषण के स्रोत के नाम लिखिए। ओके, तो जल प्रदूषण में क्या है आपका प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं, ओके मतलब प्रदूषण के, और साथ ही मानवकृत भी आपके मानव स्रोत होते हैं। यहाँ तो आपके प्राकृतिक स्रोत लिखा हुआ है, जैसे अपरदन हो गया, भूस्खलन,
पेड़ पौधों तथा मृत पशुओं का सड़ना गलना, ये सब आपके जल प्रदूषण के स्रोत हैं। ओके, मानव के जल प्रदूषण के स्रोत में अगर मान लेते हैं तो क्या है, लोगों द्वारा नदियों तालाबों में क्या है कपड़े धोना, ओके, गाय भैंसों को नहलाना, तो इससे भी क्या है जल प्रदूषण में आपका आता है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14 में, यहाँ से 3 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन है विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। ओके, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलिए हम पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना करनी है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, क्रम से देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर होती है। मतलब जिस स्पीड से क्या है जन्म दर है उसी स्पीड से क्या मृत्यु दर है, इसलिए जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो क्या एक बार से धीमी ही रहती है। ओके, इस अवस्था में जीवन प्रत्याशा यानी किसी व्यक्ति के जीने की जो आशा होती है वो क्या है निम्न होती है, क्योंकि क्या है बहुत ज्यादा उच्च यहाँ जन्म दर भी है तो उसी उच्च दर क्या है मृत्यु दर है, इसलिए जीवन प्रत्याशा कम होती है। अधिकांश लोग सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण अशिक्षित होते हैं। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का भी क्या है स्तर बहुत ज्यादा निम्न होता है, आदिम होता है। अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं। अब से 400 वर्ष पहले तक सभी देश में व समाज में इसी अवस्था के थे। मतलब आज से 400 साल पहले की बात करें तो चाहे कोई भी देश हो सब इसी कैटेगरी में आते थे। ओके, क्योंकि क्या है उच्च जन्म दर थी, उच्च मृत्यु दर भी थी, साथ ही क्या है अशिक्षित बहुत ज्यादा था, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उस समय, तो इसलिए क्या है प्रथम अवस्था में उस समय आते थे। द्वितीय अवस्था में क्या है कि इस अवस्था में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, यद्यपि समय के साथ साथ यह घटती जाती है। इस अवस्था में मृत्यु दर का कम होना महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इस अवस्था में लोगों का रुझान शिक्षा की ओर होना लगता है। मतलब ये क्या है अब यहाँ प्रथम स्टेज से द्वितीय स्टेज अपन अवस्था में आ रहे हैं, तो यहाँ से अब क्या है धीरे धीरे उनका रुझान बढ़ने लगता है, शिक्षा की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ने लगता है तथा तकनीकी विकास का प्रारंभ हो जाता है, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगती है, प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि महामारियों से लड़ने का जज्बा विकसित होने लगता है। पौष्टिक भोजन के कारण यह परिवर्तन होता है। यह अवस्था विकासशील देशों में देखने को मिलती है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची होती है, जिसका कारण उच्च जन्म दर व घटती मृत्यु दर है। पर तृतीय अवस्था है, इस अवस्था में प्रजननशीलता व मृत्यु दर दोनों ही तेजी से घट जाती है, इसलिए जनसंख्या या तो स्थिर रहती है या मंद गति से बढ़ती है। विकसित राष्ट्रों में जहां अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है, प्रौद्योगिकी के विकास स्तर बहुत ऊंचा है, अधिकांश जनसंख्या द्वितीय व तृतीय आर्थिक क्रियाकलापों में लगी हुई है, कृषि व अन्य प्राथमिक क्रियाओं में बहुत कम लोग लगे हुए हैं, उनमें भी सभी कार्य मशीनों से किए जाते हैं, जीवन यापन का स्तर का बहुत ऊंचा होता है। तो इस प्रकार से हम मान के सकते हैं, अगर माइंड में आपको सेट रखना है तो ये तो पहली वाली स्थिति समझ है जो कि हर देश की थी, वो भी आज से क्या 200-300 साल पहले, 400 साल पहले। लेकिन फिर जो सेकंड अवस्था है ये आपकी विकासशील देशों के लिए बताई जा रही है। थर्ड अवस्था में जो देश विकसित हो चुके हैं जैसे अमेरिका है तो उसके लिए बताई जा रही है। इस प्रकार से माइंड में आप रखेंगे, आपका पॉइंट आपको तैयार रहेंगे। अथवा हमारा क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण देखने हैं। हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये आपके 3 पॉइंट दिए भौगोलिक कारण। पहला है आपका उच्चावचन, उच्चावचन यानी स्थिति, क्योंकि किस स्थिति में रह रहे हैं। ओके, पहाड़ी है कि आपका जो एरिया है उबड़ खाबड़ है, मैदानी है, तो पर्वतीय पहाड़ी उबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहते हैं, जबकि जनसंख्या का अधिकांश भाग मैदानी क्षेत्रों में रहता है जहाँ जल एवं कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। सिंपल बात है कि कोई भी क्या है पहाड़ों में नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि ना तो वहाँ आसानी से कृषि की जाएगी और ना ही वहाँ के पानी इतनी आसानी से मिल पाता है, इसलिए अधिकांश जनता होती है वो क्या मैदानी भागों में रहना चाहती है, क्योंकि जल और कृषि योग्य भूमि दोनों वहाँ मिल जाती है, इसलिए स्थिति महत्वपूर्ण है। दूसरा है जलवायु, अत्यधिक उष्ण आर्द्र, यहाँ आपका आर्द्र हो जाएगा, शुष्क और शीत जलवायु वाले भाग कम या विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। इसके विपरीत शीतोष्ण जलवायु मानसूनी प्रदेशों में अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। ओके, मतलब जलवायु को महत्व रहता है। तीसरा है खनिज पदार्थों की प्राप्ति, जिस क्षेत्र में खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं ऐसे क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। ओके, खनन और प्रौद्योगिकी गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती हैं। इस कारण कुशल और अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं, जिस कारण क्या जनसंख्या वृद्धि भी क्या होती है, जो जनसंख्या घनत्व होता है वो क्या बढ़ता जाता है। आपका दिया हुआ विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आपके कारक सिंपल दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 15 आ जाता है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किसी की आपकी 3 विशेषता पूछी जा रही है। 8वां हमारा क्वेश्चन है मिश्रित कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की 3 विशेषताएं। देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि आपका क्या व्यापारिक कृषि भी कहलाती है, तो नाम ही एक ही आपका रहने वाला है, तो पेपर में चाहे व्यापारिक कृषि पूछे या फिर आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पूछे, एक ही बात रहने वाली है। तो अब नाम में यहाँ छुपा हुआ व्यापारिक कृषि,
व्यापार कृषि यानी व्यापार के उद्देश्य से। तो व्यापार के उद्देश्य जो कृषि की जाती है वो व्यापारिक कृषि रहती है। तो पॉइंट है कि पहला, यह कृषि बड़े बड़े आकारों के फर्मों में की जाती है। कृषक फसल का उत्पादन व्यापार के लिए करता है, इसका अधिकतर भाग वह निर्यात कर दिया जाता है। मतलब उसका क्या है, इसका किसान का जो यहाँ उद्देश्य होता है वो उद्देश्य क्या होता है, अपने लिए नहीं खेती करता है, वो क्या है, बेचने के लिए। ओके, बेचने के लिए, धन कमाने के उद्देश्य करता है। इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों और वर्क तथा अधिक पूंजी का उपयोग होता है। इसमें क्या है, कुशल श्रमिक काम करते हैं। ये श्रमिक क्या है, स्थानीय होते हैं। ओके, इसमें जो व्यापारिक कृषि हो जो है विस्तृत वाणिज्यिक कृषि होती है। ओके, इसमें क्या है, उन्नत क्या है, विधियों, मशीनों और वर्क का प्रयोग किया जाता है। अधिक पूंजी का इसमें लगाई जाती है। कुशल श्रमिक होते हैं। रोपण कृषि के बगान विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अधिक भूमि प्राप्त होने के कारण क्या है, लगाए जाते हैं। और ये रोपण कृषि होती है, रोपण कृषि का है, व्यापारिक कृषि का है, विस्तृत वाणिज्य कृषि का है, एक ही बात रहने वाली है। तो ये जो अक्सर जो खेती होती है उसके लिए क्या ज्यादा भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसी एरिया पर लगाया जाता है जहाँ क्या जनसंख्या घनत्व कम हो। जनसंख्या घनत्व कम हो यानी वहाँ ज्यादा भूमि होगी, इसलिए वहाँ होता है। ओके, मिश्रित कृषि की क्या विशेषता है, बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ, जैसे पेपर में लिखना चाहिए, इजी लैंग्वेज आपके हिसाब से दिया हुआ है। तो मिश्रित कृषि में फसलों के उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। नाम ये मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि यानी क्या, मिक्स करना। अब मिक्स में क्या है, अगर आप खेती तो कर रहे हैं, एक साइड आप खेती कर रहे हैं, दूसरे साइड क्या है, गाय भैंसों को क्या है, पाल रहे हैं। ओके, पशुपालन कर रहे हैं। इसमें खेतों का आकार क्या मध्यम होता है, नॉर्मल होता है। ओके, मिश्रित कृषि में उन्नत बीजों, श्रम, तकनीकी एवं पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। साथ ही चारे की फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। मतलब इसमें क्या है, पशुपालन भी किया जा रहा है और कई टाइप की यहाँ खेती भी की जा रही है, इसलिए मिश्रित कृषि इसका नाम ही पड़ जाता है। सिंपल दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक हमारा 16वां आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 है कि भारत की जनसंख्या को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार कितने समूह में विभाजित किया गया है, अथवा में भारत की जनसंख्या के व्यापारिक संगठन का विवरण दीजिए। तो देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 16वां है कि भारत की जनसंख्या को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर कितने समूह में विभाजित किया गया है। तो यहाँ 3 समूह में बांटा गया है। एक मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट में यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। सीमांत श्रमिक कौन है, मुख्य श्रमिक कौन है, ऑब्जेक्ट में भी आ जाता है, तैयार करके रखना है। तो भारत में श्रमिकों के 3 वर्ग कौन कौन से, पहले मुख्य श्रमिक। मुख्य श्रमिक कौन होते हैं, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति कहलाता है जो वर्ष में कम से कम 183 दिन तक का आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्य करता है। मतलब कम से कम वो क्या है, 183 दिन तो काम करता ही है। इसके देश की अगर जनसंख्या में केवल 3.5% क्या है, 30.5% क्या है, मुख्य श्रमिक है। सीमांत श्रमिक कौन होते हैं, सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति कहलाता है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम कार्य करे। देश की जनसंख्या का 8.7% लोग सीमांत श्रमिक है। ओके, तो मुख्य श्रमिक में क्या होता है कि कम से कम तो 183 दिन करता ही करता है, उस 183 दिन से ज्यादा कर लेते हैं, वो कहते हैं मुख्य श्रमिक। और सीमांत श्रमिक में क्या होते हैं, वो 183 दिन से कम दिन कार्य करते हैं। ओके, और तीसरा हमारा है पॉइंट है आश्रमिक। आश्रमिक से नाम ही समझिए, आश्रमिक यह जो क्या है, आश्रमिक वह व्यक्ति होता है जो वर्ष भर अपनी आजीविका के लिए कोई कार्य नहीं करता, भाई कुछ काम नहीं करता है, कि अपने भरण पोषण के लिए क्या दूसरों पर निर्भर रहता है। इसे आश्रमिक जनसंख्या कहते हैं। सिंपल है। आगे 8वां क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। तो पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ समझाया जा रहा है। व्यावसायिक संगठन या संरचना से तात्पर्य किसी व्यक्ति का कृषि, विनिर्माण, व्यापार, सेवा अथवा किसी ऐसी गतिविधि में संलग्न होना जिससे उसे क्या है, आर्थिक लाभ प्राप्त हो। जैसे हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का अध्ययन करने से पता चलता है कि यहाँ द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की अपेक्षा प्राथमिक सेक्टर में लगे श्रमिकों की संख्या देखें। प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि वाले, तो कृषि यहाँ देखा जाता है भारत में अक्सर कि लोग क्या है, नॉर्मल नौकरी की करने की अपेक्षा, ओके, हर जगह काम करने की अपेक्षा कि अपनी खेती करते हैं। ओके, तो खेती को ज्यादा महत्व दिया जाए। खेती यानी प्राथमिक सेक्टर में लगे हुए लोग अपनी जमीन से जुड़े हुए। ओके, दूसरा है कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2% कृषक व कृषि मजदूर है, जबकि केवल 4.2% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं। 7.6% अन्य श्रमिक हैं जो घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, मरम्मत व अन्य सेवाओं में कार्यरत है। थोड़ा याद ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, समझ के कर सकते हैं। बस आपको ये यार थोड़ा प्रतिशत आपको तैयार करना पड़ेगा, कौन कौन किस प्रतिशत में है। ओके, नेक्स्ट जैसे आपको श्रमिक वाला भी मैंने आपको बताया, तो आपको ये इसमें मैंने आपको याद करके रखना है। बाकी तो आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको याद रखना है कि जो आपके मुख्य श्रमिक कितने प्रतिशत है भारत में, ओके, सीमांत श्रमिक के कितने प्रतिशत है, ये आपको याद करना के रहता है। ओके, नेक्स्ट देश में पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टर में क्या अधिक है। महिला श्रमिकों की संख्या क्या है, प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। यद्यपि विगत कुछ वर्षों से महिलाओं की द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में भी जो सहभागिता है वो क्या है, सुधार हुआ है। आगे नेक्स्ट प्रश्न 17वां है हमारा, भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में 2 अंतर या 3 अंतर लिखिए। देख लेते हैं। पहले तो मैं बताना कि भारतीय कृषि की समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है कि सिंचाई की उचित व्यवस्था का अभाव,
मतलब सिंचाई व्यवस्था अच्छे से नहीं है यहाँ की, ओके, क्योंकि क्या है कृषि करने के लिए क्या है पानी की आवश्यकता है, तो सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, तो सिंचाई की उत्तम व्यवस्था का अभाव है। भारत में 23% भाग में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, जिसके कारण यहाँ की अधिकांश कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है, परंतु यहाँ की वर्षा मानसूनी वर्षा होने से अनिश्चित व अविश्वसनीय है, जिससे कृषि कार्य में क्या प्रभावित होता है। दूसरा है प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन बहुत कम होता है। भारत में प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन का मुख्य कारण पुरानी कृषि पद्धति, अशिक्षा, सिंचाई सुविधाओं का कम विकास है। जैसे कृषि क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक दबाव। कृषि क्षेत्र में जनसंख्या अधिक दबाव का मतलब है कि देखिए जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो जमीन है जमीन तो वो सीमित है, पहले समय भी जितनी जमीन थी और आज के समय में उतनी जमीन है, आज से 200 साल भी पहले की हम बात करते हैं तो जितना जमीन थी आज भी वही उतनी जमीन है, लेकिन जनसंख्या हम देखते हैं लगातार क्या बढ़ती जा रही है। जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी लोग अपने क्या घर बनाते जाएंगे, ओके, तो घर बनाते जाएंगे तो कहाँ बनाएंगे, जमीन पर बनाएंगे, तो अब जिससे क्या है आवासीय जमीन बनती जा रही है और कृषि वाली जो भूमि है पूरी एकदम तरीके से नष्ट होती जा रही है, इसलिए कृषि क्षेत्र में क्या जनसंख्या का अधिक दबाव पड़ रहा है। तो भारत में जनसंख्या के निरंतर वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि में क्या दबाव बढ़ता जा रहा है, मतलब अब क्या कृषि योग्य भूमि कम मिलती है, ओके, और जितनी है उसको क्या है उसमें घर बनने लगेंगे। अभी हमारा औद्योगिक विकास इतना नहीं हो पाया कि जो कृषि पर आश्रित मजदूरों को रोजगार दे सके। दूसरे कृषि पर क्या आधारित उद्योगों का विकास भी धीमा है, अतः जीविकोपार्जन में नए अवसरों के प्रदान करने में असमर्थता है। तो ये आपके भारतीय कृषि की 3 समस्या। मैंने आपको तो पहले हेडिंग याद होनी चाहिए, उसके हिसाब से क्या 2-2 लाइन आप बता और समझा सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में 3 अंतर लिखिए। तो शुष्क कृषि क्या है? शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां क्या वर्षा कम होती है, नाम ही शुष्क कृषि। शुष्क यानी क्या होता है? सूखा होना। तो शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ क्या वर्षा कम होता है। याद कैसे रखना है? बस शुष्क कृषि यानी शुष्क यानी सूखा, ऐसे एरिया में की जाएगी जहाँ वर्षा कम होगी वहीं सूखा होगा। जैसे आर्द्र कृषि, आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ क्या वर्षा की मात्रा अधिक होती है। आर्द्र यानी होता है क्या हुई आपका नमी के, ओके, नमी ऐसी याद रख सकते हैं, पानी यानी पानी वर्षा, जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहाँ आर्द्र कृषि की जाती है। जहाँ सूखा की स्थिति होती है यानी वर्षा नहीं होती है वहाँ क्या होती है, वहाँ शुष्क कृषि की जाती है। वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। जबकि आर्द्र कृषि में क्या है वर्षा की अधिकता होती है, इसलिए क्या है यहाँ 150 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। शुष्क कृषि में इस कृषि में ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन आदि फसलें बोई जाती हैं, जबकि आर्द्र कृषि में चावल, रबर, चाय आदि फसलें बोई जाती है। सिंपल बिल्कुल दिया हुआ है, इसी प्रकार से आपको पेपर में 3 पॉइंट लिख देना है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 18वां है। आपका प्रश्न क्रमांक 18वां आ जाता है स्वेज नहर तथा पनामा नहर में तुलना कीजिए। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंतर आपको बताना है। द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर और अंतरदेशीय पत्तन और बाह्य पत्तन में अंतर। तो पहले हम देख लेते हैं स्वेज नहर और पनामा नहर में अंतर। ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन भी आ चुका है। तो स्वेज नहर क्या होता है? यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जबकि पनामा नहर यह नहर अंटार्कटिका महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अब पता भी होना चाहिए पनामा नहर, बस याद बस नहीं करना है, मैप में भी देखना है, क्योंकि पनामा नहर अभी आपका जो मानचित्र में भी मैं आपको बताऊंगा, मानचित्र अभी सॉल्व इसके आगे करेंगे प्रश्न 19 में 20 में ओके 19 में तो हमारा क्या है उसमें पनामा नहर आपको बताऊंगा। पूछ लिया जाए तो स्वेज नहर का है, पनामा नहर, हर चीज जो इस प्रकार के नाम आते हैं जब देश की बात हो रही है तुरंत आप क्या गूगल से सर्च करिए कि मैपिंग में कहाँ है, याद आपको रखते जाना है, तभी आपके इसी के साथ साथ पढ़ते पढ़ते मैपिंग की तैयारी करनी है, क्योंककि 10 नंबर का आपका मानचित्र वाला आता है और बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, दूसरा स्वेज नहर, स्वेज नहर क्या है पनामा नहर की अपेक्षा बड़ी है, इसकी लंबाई क्या है 168 किलोमीटर है, जबकि पनामा नहर है वो स्वेज नहर की अपेक्षा छोटी, इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। स्वेज नहर, इस नहर पर क्या जहाजों का आवागमन ज्यादा होता है, पनामा नहर में इस नहर पर स्वेज नहर की अपेक्षा जहाजों का आवागमन क्या होता है कम होता है। ओके, इस नहर से विश्व की जनसंख्या को लाभ होता है। इस नहर का सर्वाधिक लाभ यूरोप एवं एशिया महाद्वीपों को देशों को मिलता है, किसमें? स्वेज नहर में। पनामा नहर, इस नहर से स्वेज नहर की अपेक्षा कम जनसंख्या को लाभ मिलता है। इस नहर का सर्वाधिक लाभ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या मिलता है। ये दिया हुआ है सिंपल लैंग्वेज में, स्वेज नहर पनामा नहर में अंतर तैयार कर लीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन है, अब अंतर में हमसे पूछे जा रहे हैं कि 2 पूछ लिए गए हैं, तो अभी 4 नंबर क्वेश्चन है आपका ये वाला, 18 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 2 अंतर पूछ लिए गए, तो यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का लाए, यानी 2 आपको पॉइंट बता देने अंतर में। पहले हम देख लेते हैं द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर। सिंपल है, नाम में राचो द्विपार्श्विक व्यापार, यानी 2 देशों के जब व्यापार करते हैं तो वो आपका द्विपार्श्विक व्यापार। बहुपार्श्विक व्यापार जब क्या बहुत सारे देश एक साथ व्यापार करें, बहुपार्श्विक व्यापार के अंतर्गत आएगा। तो द्विपार्श्विक व्यापार में इस व्यापार में 2 वस्तुओं का विनिमय 2 देशों के बीच होता है। ओके, इस व्यापार में वस्तुओं का विनिमय क्या है 2 देशों के बीच होता है। बहुपार्श्विक व्यापार में इस व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान कई देशों में बीच होता है। द्विपार्श्विक व्यापार में है, इस व्यापार में दोनों देशों को अर्थव्यवस्था एक दूसरे की पूरक होना आवश्यक है। बहुपार्श्विक व्यापार में इस व्यापार में एक देश अनेक देशों के साथ व्यापार करने के लिए क्या है स्वतंत्र होता है। 2 अंतर दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा।
इसके बाद दोस्तों हमारा इसी के सेकंड अंतर है अंतर्देशीय पत्तन और बाह्य पत्तन में अंतर। तो अंतर्देशीय पत्तन में क्या है, ये पत्तन समुद्री तट से दूर आपके अव्यवस्थित होते हैं, जबकि बाह्य पत्तन क्या है, ये गहरे जल के पत्तन है जो वास्तविक पत्तन से क्या है दूर बने होते हैं। अंतर्देशीय पत्तन में दूसरा हमारा है पॉइंट, ये समुद्र से एक नदी अथवा नौगम्य नहर द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे मैनचेस्टर हो जाता है एक नहर से जुड़ा है, आपका मैफिन मिसिसिपी नदी पर, राइन नदी पर मैनहिप तथा आपका ड्यूसबर्ग होता है कोलकाता का हुगली नदी पर स्थित है। बाह्य पत्तन में ये उन जहाजों को सेवाएं प्रदान करते हैं जो अपने बड़े आकार के कारण प्रत्यक्त पत्तनों तक पहुंचने में क्या असक्षम होते हैं। कंप्लीट हो जाता है आपका, तैयार करके रख लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं जो कि आपको 5-5 नंबर के आपके रहते हैं। वो है मानचित्र वाला, प्रश्न 19वां मानचित्र वाला है। प्रश्न 19 में आपका हमेशा विश्व का मानचित्र रहता है, प्रश्न 20 में आपका क्या है भारत का मानचित्र रहने वाला है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने मानचित्र पूरा आपको तैयार किया है, कैसे आपको बनना है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पहले हमारा 19वां देख लेते हैं। यहाँ विश्व का मानचित्र में हमें 5 चीज दी है। मध्य अमेरिका की आदिकालीन निर्वात क्षेत्र, न्यूयॉर्क से आपका क्या है केप टाउन समुद्री मार्ग बताना है, ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र, अलास्का, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो देख लेते हैं मानचित्र किस प्रकार से आपको तैयार करना है। इसका 19वें का उत्तर देख रहे हैं। ओके, देखिए पहले आपका अलास्का, वैसे आप देखेंगे जो आपका दिया हुआ है आपके मॉडल पेपर में पूरा मानचित्र जो दिया हुआ विश्व का मानचित्र, तो उसमें पूरा से पहले से आपको लाइन खींची हुई है, बस केवल आपको नाम लिखने हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं, अलास्का आपका यहाँ है। ओके, ये आपका अलास्का है। यहाँ आपका मध्य अमेरिका के आदिकालीन निर्वात क्षेत्र आपका यहाँ रहने वाला है। न्यूयॉर्क से आपको केप टाउन वाला आपको जलमार्ग जो बताना है, तो ये आपका न्यूयॉर्क यहाँ है, केप टाउन यहाँ है, इसको आपको कनेक्ट कर दिया गया। ओके, आपको क्या है जो मानचित्र दिया हुआ उसमें पहले साइन बने हुए, केवल आपको दर्शाना है कि कौन कहाँ है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपका ये इस प्रकार से रहने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य कृषि क्षेत्र, तो ऑस्ट्रेलिया तो आपका ये है और इसका वाणिज्य कृषि आपका ये रहने वाला है। कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। इसी के अथवा में हम देख लेते हैं, इसमें मानचित्र में हमारा क्या है, आपका मॉन्ट्रियल हो गया, ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र है, पनामा नहर है, कैटबरी घास का मैदान है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसे देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका किस प्रकार से रहने वाला है, आपके पूरा इसमें एरो बने हुए इस प्रकार से। पनामा नहर आपकी यहाँ रहने वाली है, अभी मैं आपको पढ़ाई रहा हूँ। तो पनामा नहर आपका ये है, बिल्कुल बीचों बीच के ये पनामा नहर है। आपका मॉन्ट्रियल यहाँ रहने वाला है। अफ्रीका का महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कहा जा रहा है, यानी एक बार से आपसे नाइजीरिया पूछे हैं, डायरेक्ट नाइजीरिया बोल के इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहले तो आपको ये पता होगा नाइजीरिया है और नाइजीरिया आपका यहाँ है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र ये आपका, और यहाँ इसके बाद है आपका ये इस टाइप का यहाँ रहने वाला कैटबरी का घास का मैदान। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार से आपको सेम भरना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 20 में आ जाता है। प्रश्न 20 में मैं क्या है भारत के मानचित्र में बताना है, भारत के मानचित्र में इन चीजों को बताना है। तो पहला है भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य बताना है, भारत का उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, पाराद्वीप बंदरगाह, अंकलेश्वर खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, रानीगंज कोयला क्षेत्र। तो देख लेते हैं। तो प्रश्नांक आपके 20 में का उत्तर यहाँ से इस प्रकार से रहने वाला है। तो पहले तो आपको यहाँ देखिए, पहला है भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक वाला राज्य, तो अब ये है आपका यहाँ इस पूरा आपका यहाँ रहने वाला। ओके, तो इसको इस टाइप से क्या है अंडरलाइन करके बनाया गया है, डॉट डॉट करके दर्शाया गया है। रानीगंज वाला कोयला क्षेत्र आपका यहाँ रहने वाला है, पाराद्वीप बंदरगाह आपका यहाँ रहने वाला है, अंकलेश्वर खनिज तेल उत्पादन आपका यहाँ रहने वाला। ओके, और इसके बाद भारत का उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, 30 प्रकार से यहाँ क्या लाइन खींचकर यहाँ इसको मेंशन किया गया है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको भरा है सेम इसी प्रकार से बनना है। ओके, अब आगे देख लेते हैं अथवा वाला। तो अथवा की हम बात करते हैं इसी के, तो इसमें कोच्चि बंदरगाह, आपका कुद्रेक मुख लौ अयस्क, सिंगरौली कोयला खदान, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य, काकारा पारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। तो इसका हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो इसके प्रकार से आपका रहने वाला ये अथवे का आपका सॉल्यूशन। ओके, इस भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाला राज्य। वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक जरूर कर दिया। आप देख रहे हैं काफी ज्यादा आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ओके, आप चाहते हैं कि मैं आपको बोर्ड एग्जाम आपके आ गए है लगातार इंपॉर्टेंट बताते जाऊँ, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको जरूर बताना है कि आप किस टॉपिक के या चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट चाहते हैं कि एक साथ आपका है टॉप 50 या टॉप 100 करके इंपॉर्टेंट चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो ये आपका भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाला राज्य इस प्रकार से लाइन करके दर्शाया जा रहा है। सिंगरौली कोयला खदान आपका यहाँ रहने वाला है, कुद्रेमुख लौ अयस्क आपका यहाँ रहने वाला है, कोच्चि बंदरगाह आपका नीचे यहाँ है, काकारापारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र आपका यहाँ रहने वाला। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको है मानचित्रकार भी आपका समझा दिया है। तो
तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको क्या कंप्लीट भूगोल का आपका जो ऑफिशियल एमपी बोर्ड का मॉडल पेपर था कंप्लीट A to Z सॉल्यूशन बताया है। ओके, कहीं भी अगर दोस्तों डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी दोस्तों अभी आपके पास समय है, 1 महीने है, प्रॉपर तैयारी आप कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर तैयारी के लिए आप क्या है क्लास 12 जियोग्राफी सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट इसमें आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तो रहेगा, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, कई प्रकार के मॉडल पेपर की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ओके, तो 9039534079 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।